Fine, sir. Good evening. How about you? I'm very great, beta. Very tiring day. Very tiring day because I don't know how much of you know. आज हमारा यूनियन बजट था तो पूरा दिन उसी में लग गया मेरा। आज हमारा यूनियन बजट आया। यूनियन बजट 25 26 ये हमारा यूनियन बजट आया है। तो काफ़ी टाइम इसी पे लग गया बेटा मेरा पढ़ने में, पूरा समझने में। अभी भी चल रहा है। हाँ, तो लाइव क्लास की टाइम चेंज हो गई क्या? क्योंकि पहले 9 PM था। सो बेटा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जो हमारी क्लासेस हो रही हैं बेटा, वो क्या हो रही हैं? ट्यूसडे एंड थर्सडे वो हो रही हैं 9 PM पे, और जो सैटरडे की क्लास हमारी हो रही है वो हो रही है 8 PM पे। ठीक है, ये हमारी क्लासेस हो रही हैं। इवेंचुअली क्या होगा, ये दोनों क्लासेस भी जो हमारी होंगी वो 8 बजे पे शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा बैच चल रहा है ना बट 8 बजे का, वो खत्म हो जाएगा। तो मैं अपनी क्लासेस थोड़ा प्रीपोन कर लूंगा 1 घंटा। ठीक है, सैटरडे को वो क्लास नहीं होती है, तो दैट इज वाई आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम 9 to 8, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ जी बेटा। सो तो विल नॉट टेक मोस्ट मच टाइम। Nishu Chaudhary, sir, what is your thinking about budget? Is it beneficial for middle class or not? देखिए बेटा, सबसे पहली बात, बेटा अभी कुछ नहीं करवाया, स्टार्ट ही किया है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपका क्या थॉट प्रोसेस है बजट को लेकर के, कि ये मिडिल क्लास के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो बेटा यहाँ पे देखिए, पता है क्या है, आप लोगों को ना जरूरत है, कोई भी है, नॉट आप लोग स्पेशली, नॉट यू ओनली बट एवरीबडी, टू चेंज their थॉट प्रोसेस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। पहली चीज, मिडिल क्लास में है कौन? पहली चीज, सबसे पहली चीज ये देखिए कि मिडिल क्लास में कौन आता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए कि अब फायदे की बात क्या हो रही है। ठीक है, अब अगर सिर्फ देखिए मिडिल क्लास के अंदर अगर आप पुट करते हैं इंडिविजुअल सैलरीड क्लास को, अगर आप उसको ये मानते हैं इंडिविजुअल सैलरीड क्लास है, ठीक है, उसकी सैलरी रफली मान के चलिए अगर कुछ 10 से 20 लाख के बीच में है एनुअल, फिर चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट जॉब करता हो या गवर्नमेंट जॉब करता हो, आई वुड से दिस बजट, अगर ये इस बजट की बात की जाए तो 10 out of 10, अगर डेफिनेशन ये कहती है तो 10 out of 10। क्यों? टैक्सेशन सिस्टम के अंदर काफी सारी चीजें चेंज की गई जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो इस मिडिल क्लास के अंदर जो ये वाला नंबर आता है, ये होल्ड करता है रफली कुछ आपका 75%। तो हाँ, ये बजट इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। एवरीबडी वॉज अज्यूमिंग कि जो लिमिट पहले 7.5 लाख रुपए की है वो बढ़ा करके गवर्नमेंट उसको 10 लाख कर देगी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी यही सोचता था कि शायद 9 से 10 लाख रुपए गवर्नमेंट कुछ कर देगी, बट एवरी लाइक फाइनेंस मिनिस्ट्री सीतारमन जी प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक एंड दे स्विच द लिमिट टू 12.75। उस एंगल से देखूं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, काफी सारी चीजें चेंज की गई। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, पहले बता दूं बजट पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट एक बच्चे ने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं सिर्फ। काफी सारी चीजें की गई हैं, पर्टिकुलरली देखा जाए तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, ज्ञान में सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला? गरीबी, यूथ, अन्नदाता एंड नारी शक्ति।
तो इसके अराउंड ही सब कुछ किया गया है, सब कुछ इस ज्ञान के तहत किया गया है। सारी सारी चीजें, गरीबी को ध्यान में रखा गया है, यूथ को ध्यान में रखा गया है, अन्नदाता मतलब फार्मर्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रख के बनाया गया है। अगर मुझसे पूछोगे तो हाँ बेटा बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, बट बात यह है कि जो अभी देश के हालात जैसे मैं मतलब हालात जैसे जो जितना कैश फ्लो अवेलेबल है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से काफी अच्छा बजट आया है। ठीक है, उसके हिसाब से काफी अच्छा बजट है। ठीक है बेटा, चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने टाइप्स ऑफ सप्लाई पे आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सप्लाई पे हमने देखा था बेटा कितने तरीके की सप्लाईज हमारी हो रही हैं। सप्लाईज में हमने कैटेगराइज क्या किया, सप्लाई में हमने कैटेगराइज ये किया ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट पे हम सप्लाई देखेंगे, हम क्वांटिटी के बेसिस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स। अच्छा सॉरी, काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर एक्शनेबल क्लेम समझ में नहीं आया सही से, एक्शनेबल क्लेम समझ में नहीं आया। 2 मिनट इस पे लगा लेते हैं, फिर इस पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट कि वो डाउट हमेशा चलता रहे। एक्शनेबल क्लेम, देखिए बेटा अगर मैं इसका एग्जांपल आपको सही से बताऊं, जैसे ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को सामान बेचा। ठीक है, ए ने बी को सामान बेचा वर्थ ₹1,00,000, जीएसटी वेस्टी देख लेंगे। ठीक है, 1,00,000 का सामान बेचा, चलो मान लेते हैं जीएसटी था उसके अंदर 18%, तो टोटल कितना हो गया, 1,18,000 रुपए। अब बी ने क्या किया, बी ने उसको डिफॉल्ट कर दिया, बी ने उसको डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है ना, अब आप मुझे एक बात बताओ, ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, ए जाएगा जुडिशरी के पास, जुडिशरी मतलब कोर्ट में। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या है, अ क्लेम ऑफ एनी डेट, कोई भी डेट होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथेकेशन और प्लेज, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बता दिया उसने। अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो कोई भी डेट हो, तो क्या ये जो डेट वाली बात है ये यहां पे कंप्लीट हो रही है, आंसर इज यस। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है एंड क्रेडिट कार्ड का ड्यू है 35,000 रुपीज, और जो इसका बेनिफिशियरी है, सॉरी जो इसका बेनिफिशियरी है उसने इस पेमेंट के लिए डिफॉल्ट कर दिया, तो जो इसका बैंक है वो कोर्ट के पास जा सकता है। कहां से, इस बेनिफिट, इस पॉइंट की वजह से। मींस अ क्लेम ऑफ एनी डेट, कोई भी डेट हो, पहले क्या बोल दिया, फिर अदर देन, ये सब हटा दीजिए, कैसे, विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, जो सिविल कोर्ट को लगता है कि ये ग्राउंड सही हैं। वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू बी एग्जिस्टेंट अक्रूइंग कंडीशनल और कंटिंजेंट, फिर चाहे वो कंडीशनल हो चाहे कंटिंजेंट हो, दोनों सिनेरियो में वो एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट एग्जांपल है बेटा, आई गेस लास्ट क्लास में कुछ तो आई डोंट क्या डाउट हुआ, बट हाँ ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल्स है। मैंने टेलीग्राम पे भी इसकी पूरी डिटेल डेफिनेशन एग्जांपल्स डाले हुए हैं, यू कैन रेफर दैट एज वेल। ठीक है बेटा, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का ड्यू हो गया, और आपका ये हो गया क्या कहते हैं, पेमेंट्स जो इनवॉइसेस के अगेंस्ट में है वो हो गई, और एक दो एग्जांपल और भी मैंने लिखे थे उधर, एक सेकंड में बताता हूं क्या था, बैंक लोन हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं एंड प्रोमिसरी नोट, ये 5 मैंने एग्जांपल आपको उधर लिख के भेजे थे। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम अपने आगे इसके ऊपर। तो सप्लाई बेटा देखिए हमने क्या देखा था, सप्लाई 5 तरीके से डिसाइड की जाएंगी। पहला हमारा मूवमेंट के बेसिस पे,
दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे, तीसरा टैक्सेबिलिटी, चौथा ज्योग्राफिकल लोकेशन और पांचवा गुड सप्लाई इन कंजंक्शन विच इज कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इसी को हम आगे पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कि इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है। तो बेटा अगर आपको याद होगा, जब हम अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस देख रहे थे, इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे बेसिकली, वहां पे मैंने आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई को अच्छे से बताया था, बट फिर से डिस्कस कर लेते हैं, एक थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं सो दैट किसी बच्चे का कोई डाउट ना रह जाए। आउटवर्ड सप्लाई, आप इसको ना दो पार्ट में ब्रेक कर लो, आराम से समझ में आ जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। यहां पे कौन है? ए। ये ए की किताबें मान लो हम बना रहे हैं, एक ए को हम समझ रहे हैं कि ए के लिए इनवर्ड क्या है और आउटवर्ड क्या है। आउट का मतलब क्या हुआ बेटा? बाहर, सिंपल। इन का मतलब क्या हुआ? जो इनवर्ड हुआ, जो सामान हमारे पास आया, सर्विसेज हमने ली, इन, ठीक है, जो आया वो विच इज इन, जो गया आउट, ठीक है। तो ए के लिए जो सेल है, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स है, चाहे वो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, ए के लिए ये दोनों चीजें आउटवर्ड सप्लाई हैं, ठीक है। ए के लिए ये दोनों चीजें आउटवर्ड सप्लाई हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर वो सप्लाई गुड्स को बेच रहा है तो वो गुड्स कैसे बेचेगा? या तो वो खरीदेगा या वो बनाएगा। अगर वो बनाएगा तो बनाने के लिए भी कुछ उसको रॉ मटेरियल चाहिए, चाहिए ना, चाहे कुछ भी सामान हो, रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। तो हम मानते हैं कि ये खरीद के लेके आया, ठीक है, या फिर किसी भी केस में मान लो, तो वो सामान बाय भी तो करेगा ना। तो जो सामान वो बाय कर रहा है, सामान बनाने के लिए या सामान बेचने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वो सामान, वो क्या माना जाएगा? आपका इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, वो आपकी हो गई इनवर्ड सप्लाई। फिर चाहे वो गुड्स के केस में हो चाहे सर्विसेज के केस में हो। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं सर्विसेज, आपको सर्विसेज दे रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं से सर्विसेज ले रहा हूं। कैसे? जो मेरा प्लेटफॉर्म है, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्या हो रहा है, मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विसेज दे रहा हूं ना, मैं अकेला तो सर्विसेज दे नहीं रहा हूं। तो आई हैव अदर कंपोनेंट्स एज वेल, ठीक है। तो मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म की सर्विसेज हैं वो मेरे लिए इनवर्ड सप्लाई है, ठीक है। तो यही हमारा एग्जाम्पल टोटल कि इनवर्ड और आउटवर्ड में फर्क क्या है, आइए समझ लेते हैं। इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन, इनवर्ड सप्लाई मींस रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मींस, विद और विदाउट कंसीडरेशन। चाहे पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, वो इनवर्ड सप्लाई आपका है, आपने जो सामान खरीदा है। आउटवर्ड सप्लाई, और ध्यान से सुनना, इसमें दोनों चीजें बोली हुई हैं, रिसीट ऑफ गुड्स भी है और सर्विसेज भी है और बोथ भी है। या तो गुड्स होगा या सर्विसेज होगी या फिर उन दोनों का मिक्सचर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है बेटा। आउटवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन, आउटवर्ड सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल और एनी अदर मोड made or agreed to be made by such person in the course or furtherance of business। क्या, अब इन सब वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला? या तो सेल हो, मैंने आपको बेचा, या ट्रांसफर हो, मैंने आपको सिर्फ ट्रांसफर किया, बार्टर, एक्सचेंज कर लिया, एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज कर लिया हमने एक दूसरे से। मतलब देखेंगे तो एक ही है, इनके डेप्थ में मीनिंग में जाएंगे तो बहुत अंदर चले जाएंगे। ऊपर समझ लीजिए कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, मैं किराए पे सामान दे रहा हूं आपको यूज करने के लिए, लीज, डिस्पोजल और एनी अदर, इसमें से कोई भी चीज समझ लीजिए, जो सामान मैं दे रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं अपनी सर्विस, अपने बिजनेस के लिए, किस चीज के लिए? इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो मेरा आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लें एक, रवि कंप्यूटर लिमिटेड अ रजिस्टर्ड डीलर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दोनों में देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल पर्सन यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे भी होना चाहिए पर्सन वर्ड, तो ये टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। रजिस्टर्ड डीलर
हैज सोल्ड, यहां से वो बात क्लियर हो जाएगी ये, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स टू एबीसी लिमिटेड। रवि कंप्यूटर रजिस्टर्ड है और बेचा सामान किसको है, एबीसी लिमिटेड को, at a price of 26,000 plus GST. This single transaction of supply of computer constitutes इनवर्ट सप्लाई फॉर रेसिपिएंट विच इज एबीसी। तो एबीसी के लिए क्या हो जाएगा ये, इनवर्ट सप्लाई, और रवि के लिए क्या हो जाएगा ये, आउटवर्ड सप्लाई। वेरी मच क्लियर, आई गेस वी शुड नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। क्लियर है बेटा ये, ठीक है। अब जाते हैं बेटा कि सप्लाई जो है वो वन टाइम है या कॉन्टिन्यूटी में। पहले हमने देख लिया कि इनवर्ट आउटवर्ड क्या होता है, मूवमेंट के बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि सप्लाई वन टाइम की जाएगी या कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे की जाएगी, ठीक है, वो देखते हैं। तो दोनों दो तरीके की सप्लाई होती है, कॉन्टिन्यूटी की भी होती है और वन टाइम भी होती है। जैसे ए ने बी को सामान बेच दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा होता है ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, या विदा एग्रीमेंट के भी होता है कि आप मुझे एक साल तक इतना सामान दोगे या इतनी सर्विसेज दोगे, वो कॉन्टिन्यूटी हो जाती है। जैसे वन टाइम सप्लाई क्या होती है हमारी, इट सिंपली रेफर्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड ऑन नॉन रेकरेंट बेसिस एज द स्टैंड अलोन सप्लाई। सिर्फ वन टाइम सप्लाई होगी, कोई बार बार नहीं होगी। व्हेन महेश परचेजेस अ मशीन फ्रॉम एबीसी देन इट इज वन टाइम सप्लाई। दिस कैटेगरी इज रिक्वायर्ड जस्ट टू रिकॉग्नाइज द अदर टाइप ऑफ सप्लाई विच इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जिसमें हमारे पास गुड्स के केस में अलग होता है, सर्विसेज के केस में अलग होता है। गुड्स के केस में क्या होता है, विच इज ओके ना बेटा, अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा, बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सो हम क्या देख रहे थे कि जैसे गुड्स को बोल दिया गया कि आप मुझसे वन टाइम गुड्स ले लीजिए, ठीक है, बात खत्म हो गई। और एक बोल रहा है कि नहीं सर, मुझे कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए आपसे, मुझे कॉन्टिन्यूसली सप्लाई चाहिए फॉर मे बी एनीथिंग, लाइक मुझे आप सामान बेचोगे तो मैं सामान आगे बेच पाऊंगा, ठीक है, या फिर आपका रॉ मटेरियल मेरे आउटपुट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो वन टाइम में क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस सप्लाई में क्या होगा, वन टाइम में क्या हुआ, एक बार बेच दिया, बात खत्म। एक होता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस सप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा एग्जांपल अगर बताऊं मैं, दूसरा एग्जांपल बताऊं अगर मैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई का, गुड्स का, वो क्या होता है वो भी देख लीजिए, वो क्या होता है वो भी देख लीजिए। दिस इज द बेस्ट पोज बेटा, ठीक है। अब जैसे ये हमारा एक वो है टैंकर, स्टोरेज टैंकर, ठीक है। यहां पर एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक पाइप लगा हुआ है। ये किस चीज का टैंकर है, यहां पर पूरा क्रूड ऑयल आता है, यहां से पाइप आ रहे हैं जो सारा क्रूड ऑयल यहां पे गिराते रहते हैं। और ये मान लीजिए पानीपत की रिफाइनरी है। जो बच्चे हरियाणा साइड के होंगे या फिर पानीपत सोनीपत के ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली में भी पता होगा बेटा, पानीपत में इंडियन ऑयल की एक रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक रिफाइनरी है। रिफाइनरी किस चीज की है, क्रूड ऑयल की, जहां पे पेट्रोल डीजल ग्रीस ये सब बनता है। कैसे बनता है, क्रूड ऑयल से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, क्रूड ऑयल से बनता है। तो वो कैसे बनता है बेटा, वो तो चलो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है, क्या एक दिन टैंकर आएगा, वो क्रूड ऑयल लेके आएगा और क्रूड फिल उसको प्रोसेस करके डीजल पेट्रोल बनाया जाएगा, ऐसा होता है बेटा। अगर ऐसा होने लग गया ना, आप पेट्रोल पंप पे लाइन लगाते रह जाओगे हमेशा,
तो ऐसा कभी नहीं होता है। होता क्या है, पाइपलाइन ऑलरेडी एसोसिएटेड है, बैक टू बैक इसमें फ्लो होता रहता है, क्रूड ऑयल यहां पे आता रहता है, ठीक है, और यहां से वो रिफाइनरी में जाता रहता है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है एक दिन आया 2 दिन नहीं आया, कांट भी, इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता, एक मिनट भी नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि आपको जो सप्लाई जो कंज्यूम करने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो तो हमेशा चाहिए ना। आपको रात को 12 बजे भी जाओगे तभी भी चाहिए, दिन के 12 बजे जाओगे तभी भी चाहिए। तो वो कैसे फुलफिल हो पाएगा, वो इन्हीं प्रोसेस से पूरा हो पा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्लियर केस एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, चाहे हाँ, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वेदर और नॉट बाय मींस ऑफ वायर, केबल्स, पाइपलाइन और अदर कंडक्ट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है सिर्फ पाइपलाइन का, ये हमारा पाइपलाइन का एग्जांपल है। या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आपका एग्जांपल हो जाएगा, वायर का या केबल का, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके आपके घर में वाईफाई आ रहा है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई है ये, महीने में पैसे आप एक ही बार देते हैं या 3 महीने में एक बार देते हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। आगे आते हैं, कॉन्टिन्यूस 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 सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो इसमें क्या कहता है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अब देखिए, ध्यान से देखिए दो चीजों को, अगर आपने अभी तक फोकस किया हो तो। यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 32, 2 सबसेक्शन 33, तो आसपास ही है, ऊपर नीचे ही है ये, क्योंकि वो 32 है, ये 33 है। लेकिन लिखने का तरीका देखिए, जब किसी चीज की डेफिनेशन मैंने लिखी है यहां पे, तो कैसे लिखी है वो समझिए। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 32 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, कॉमा 2017, कॉमा। आपके एग्जाम में मैंने आपको पहले बताया, बट डोंट वरी, ये चीजें मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। जब कभी भी आपको थ्योरी लिखनी है या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपने क्या अप्रोच फॉलो की है, उसका वर्किंग नोट लिखना है जाकर के। तो आपको लिखना किस तरीके से है, आपको लिखना है इसी तरीके से, आपको लिखना है इसी तरीके से, एज पर सेक्शन। अगर सेक्शन याद है तो, अगर नहीं है वो भी अभी बताता हूं। याद है तो क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 32 ऑफ गुड्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। आपकी 1.5 लाइनें यहीं पे आ जाएंगी। एग्जामिनर को पता चल गया इसको सेक्शन पता है। अब उन बच्चों का क्या करें जिनको सेक्शन मान लो भूल गए, वो एग्जाम में याद था बट भूल गए, होता है बेटा, वेरी नेचुरल। उनके लिए एक रामबाण औषधि, उनके लिए एक रामबाण औषधि, और ये सबके लिए है। आपने क्या लिखना है, ध्यान से इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, उनको लिखना है एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। कोई दिक्कत है इसमें, कोई कमी है इसके अंदर, बताइए। बेटा
बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। और यहां पे कॉमा लगा करके फिर आप लिखना शुरू कर दीजिए। अब सवाल ये आता है कि सर मान लो हम बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज भूल गए, जो आपने कराया था, मान लो सर हम भूल गए, तो क्या करें? तो बेटा अगर मान लो टेक्निकल आप भूल भी गए, मान लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि मैंने बताया क्या है, कॉन्सेप्ट तो पता, दिमाग में तो है ना, कि हिंदी में तो याद है ना कि क्या बताया मैंने, ठीक है। आप एग्जैक्ट वर्ड भूल गए, नहीं समझ में आ रहा कि शुरुआत कहां से एंड कहां पर है, बीच में क्या, नहीं पता, भूल गए, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी चीज है, आपने जो भी भाषा ऑप्ट कर रखी है, हिंदी और इंग्लिश, एग्जाम में सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, सिर्फ अपनी लैंग्वेज में। टेक्निकल वर्ड नहीं याद है, कोई दिक्कत, डरना नहीं है, शुरुआत यहां से करिए और अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बस अप्रोच, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। व्हाट मैसेज यू वांट टू डिलीवर टू द चेकर, वो मैसेज पहुंच जाना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। Continuous supply of services means a supply of services which is provided or agreed to be provided, या तो प्रोवाइड हो चुकी है या एग्री की जा चुकी है कि ये प्रोवाइड की जाएगी। सर्विस की बात कर रहा हूं, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विस की बात कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूसली और नॉन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सर्विसेज 3 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए, और क्लॉज होना चाहिए कि पेमेंट्स जो होंगी वो पीरियोडिकली होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार शुरुआत में एक बार एंड में, ऐसा नहीं होगा। जितना माइलस्टोन कंप्लीट हुआ उतना पैसा मिल जाएगा। जैसे सॉरी जैसे आपके पापा ने बोला बेटा घर को दोबारा से बनवाते हैं, हम बेटा मुझे तो यही वाला घर बनाना आता है तो मैं वही बना दूंगा। कैसे कैसे बनता था? इधर झोपड़ी आ जाती थी, है ना, कैसे होता था मैं तो भूल भी गया बेटा कैसे होता था। हम्म, हम्म, कुछ ऐसे टाइप में होता था ना, यहाँ पे दरवाजा बना देते थे, यही आता है बेटा मेरे को तो। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये देखिए, यहाँ पे एक विंडो हो जाती थी, है ना। ये घर मुझे बनाना आता है, ठीक है, यही बनाया है मैंने आज तक, सबसे अच्छी ड्राइंग मेरी यही है आज तक की। सर अपर ट्रायंगल, आई डोंट नो अपर है या ऊपर, आई डोंट नो विच इज, बट यही है बेटा, दिस इज समथिंग व्हाट आई नो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये घर बनवाना है, ठीक है, चलो इसकी मजाक से हटके हम बना रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन कोरिलेट और नॉट, बट जितने बच्चे दुबई दुबई को जानते हैं वो उसको कोरिलेट कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा, ठीक है, मान लो ये बनाना है। अब जो इसका कंस्ट्रक्टर है या जो इसका बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर बोल लो, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर, बिल्डर है और जो इसका ओनर है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हालांकि दुबई का एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि मान ली इंडिया में बनने जा रहे हैं, ठीक है, दुबई हमारे इंडिया से बाहर चला जाएगा तो आप बोलोगे सर जीएसटी तो लगेगा ही नहीं, आप बता क्यों रहे हो। इंडिया में मुंबई में बनने जा रहे हैं, ओनर और कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट हो गया एक, इसको बनने में लगेंगे कुछ मान लेते हैं 5 साल। तो ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरा पैसा पड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा काम अपनी जेब से करेगा, पॉसिबल नहीं है। ऑनर भी कहेगा कि, ऑनर भी नहीं कहेगा कि मुझे पूरा बना के दे दो इकट्ठा। तो इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि आप माइलस्टोन बना लीजिए, डिलीवरेबल्स, माइलस्टोन और
डिलीवरेबल्स। आप इतना काम करेंगे आपको 10% मिल जाएगा, इतना काम करेंगे 10% मिल जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये पेमेंट प्लान हो गया, ये हमारा पेमेंट प्लान हो गया, पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन हो गई हमारी। और सर्विसेज हमारी 3 महीने से ज्यादा की हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है बेटा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। एक एग्जाम्पल दिया है, इट कुड बी अदर्स एज वेल, बट इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही बैठता है जो इजीली समझ में आ जाता है। इसको हमने पहले देखा हुआ है, आई डोंट थिंक तो इस पे मैं टाइम लगाने की जरूरत है। लेट्स नॉट इन्वेस्ट टाइम ऑन दिस, आई वुड नॉट से वेस्ट, लेट्स नॉट इन्वेस्ट टाइम ऑन दिस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन पे। इसको भी हमने अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है बेटा कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। इंटर स्टेट होती है आउट ऑफ द स्टेट, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक तो इस पे हमें टाइम लगाना चाहिए। ये मैं आपको बाद में कवर करता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन सप्लाईज। कॉम्बिनेशन सप्लाई, अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ये है ए प्रोडक्ट और ये है बी प्रोडक्ट, इसको मैं सेपरेटली बेच सकता हूं या नहीं, या इसको सेपरेटली बेच सकता हूं या नहीं, क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आप लोग कहीं पे शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है, वहां पे बोला गया दिवाली के टाइम पे आप शॉपिंग करने गए और वहां पे आपको एक बकेट मिली, बकेट, उस बकेट के अंदर क्या क्या था, या फिर कुछ भी कह लीजिए, एक उन्होंने बॉक्स बना रखा था, कॉम्बिनेशन बना रखा था, उसके अंदर 10-10 रुपए वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, स्वीट्स थी, और ये कुरकुरे थे, चिप्स थे, ये सब कुछ उन्होंने बना रखा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो डब्बा है, क्या वो ऐसे ही बिकेगा या उसको मैं ब्रेक करके भी बेच सकता हूं। ब्रेक करके इन द सेंस सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग करके, ब्रेक इन द सेंस ये नहीं उनको ओपन करके, नहीं, उनको क्या मैं अलग अलग बेच सकता हूं। आप मुझे जल्दी से वो बताइए, कैन आई सोल्ड ईच एंड एवरी सिंगल आइटम सेपरेटली और नॉट। तीन बच्चों का जवाब आया, चार बच्चों का यस सर, यस सर, यस यस सर। देखिए बेटा, पहले हम समझते हैं मिक्स सप्लाई क्या होती है, फिर हम आते हैं कंजंक्शन पे, उस पे कॉम्पोजिट पे। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 74, मिक्स सप्लाई क्या होती है, मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्स, और ये कर कौन रहा है, टैक्सेबल पर्सन, मतलब विच इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। फॉर अ सिंगल प्राइस, वो पूरी बकेट आपको एक, मतलब एक, ये नहीं होता कि इसके 10 रुपए, इसके 20 रुपए, इसके 30 रुपए सबको जोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं होता।
एक सिंगल पैसा एक अमाउंट ले लेते हैं कि ठीक है ये 300 रुपए का है आपके लिए, खत्म बात, ठीक है, सिंगल प्राइस हो गया। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है। द एसेंस ऑफ द डेफिनेशन इज दैट देयर शुड बी सप्लाई of two or more individual goods or services or any combination thereof in conjunction with each other। अब ध्यान से सुनना, in fact in case of mixed supplies the goods or services which are supplied to the recipient at one price can be supplied individually। जो सारे प्रोडक्ट आपको एक सिंगल प्राइस के लिए दिए गए हैं वो प्रोडक्ट आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड हम पढ़ते हैं कंपोजिट में, आते हैं वहां पे। तो ये हमारा है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब जहां पे 4-5 सप्लाई को मिला करके एक सप्लाई बना दिया जाए, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। ये आप कभी भी मॉल में जाइए, कहीं भी शोरूम में जाइए जहां पे आप सामान खरीदते हैं, आपको जनरली ओकेजन फेस्टिवल्स के टाइम पे ये सारी चीजें दिख जाती हैं कि 4-5 प्रोडक्ट को मिला करके एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है। हालांकि प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक बॉक्स बन जाता है और उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आप इंडिविजुअली खरीद सकते हैं एक सेपरेट प्राइस देकर के, जो उसका लेजिट प्राइस है। और मिक्स में क्या कर दिया जाता है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर उस आपसे एक पैसा ले लिया जाता है, ठीक है। यह है हमारा मिक्स सप्लाई। अब देखते हैं कि कॉम्पोजिट क्या होती है। यहां पे सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है कि ये नेचुरली बंडल्ड होता है। नेचुरली बंडल्ड मतलब आप इसको अलग कर ही नहीं सकते, आप इसको अलग कर ही नहीं सकते। एक सेकंड देना बेटा। सॉरी, एक बच्चा का डाउट है सर्विसेज के केस में मिक्स सप्लाई कैसे होगा। आते हैं बेटा, आते हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 30 ऑफ CGST Act 17, composite supply means a supply made by a taxable person to recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। अब ध्यान से सुनना क्या बोला, एक तो वो नेचुरली बंडल्ड है, लेकिन वो जो मिक्स ऑफ सर्विसेज है, वो जो मिक्स ऑफ सर्विसेज है उसमें से एक सर्विसेज जो है वो प्रिंसिपल सर्विस है। उसमें से एक सर्विस जो है वो प्रिंसिपल सर्विस है, सबसे मेन वो है, उसके इर्द गिर्द सारी सर्विसेज घूम रही हैं, ठीक है। जैसे सॉरी, चलो आप शीट ओपन हो गई तो कर लेते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं हूं अभी दिल्ली में और मुझे जाना है मुंबई। मैंने एक फ्लाइट बुक की दिल्ली से जो मुझे मुंबई लेके जाएगी।
अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं जो दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं उसमें मेन काम क्या है? जो फ्लाइट से मैं जा रहा हूं, तो फ्लाइट जैसे मान लेते हैं फ्लाइट से मैं जा रहा हूं, एक तो क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग हो जाएगी मेरी, इसमें मेरा जो लगेज होगा वो ये लोग लेके जाएंगे और मुझे वहां पे फूड भी देंगे, फ्लाइट में ऊपर फूड खाना भी देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, इन तीनों में से क्या कोई सर्विसेज ऐसी है जो अलग से बिल्कुल भी, इसको हटा देते हैं, क्या ये दोनों सर्विसेज अलग से बेची जा सकती हैं? फ्लाइट वाले मुझे बोलते हैं कि सर हम आपको ट्रैवल तो नहीं करवा पाएंगे, हम आपका सामान और आपको खाना दे देते हैं। इज इट पॉसिबल, इज इट वाइबल? आप मुझे बताइए, पॉसिबल है ऐसा क्या? या प्रैक्टिकली सुनने में कैसा लग रहा है कि सर आपको हम तो नहीं ले जा पाएंगे, आप ना अपना सामान दे दीजिए। स्टूपिड आइडिया है ना? ये तीनों सर्विसेज जो हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। दीज आर द कॉम्पोजिट सप्लाई। ये नेचुरली बंडल्ड है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो वो प्रिंसिपल सप्लाई हो गई मेरी, ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। सामान तो मेरा लेके जाएंगे जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, और ऊपर है खाना, भूख लगी है खाना चाहिए, खाना भी दे देंगे मेरे को वो। तो ये सारी सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सब अलग अलग कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई का, ठीक है, विच इज वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो हमारा जो ट्रैवलिंग है फ्लाइट में, दैट इज माई प्रिंसिपल सप्लाई। फीचर्स देख लेते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई के। इट शुड बी द सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट। अब देखिए यहां पे इसने ये नहीं बोला टैक्सेबल रेसिपिएंट, ध्यान से देखा ना, देखिए कितनी चालाकी से खेल रहा है लॉ मेकर, कितनी चालाकी से खेल रहा है। क्या बोल रहा है? टैक्सेबल पर्सन, जो सर्विसेज दे रहा है, जो सप्लायर है, वो तो टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन रेसिपिएंट डजंट मैंडेटरी इट शुड बी अ टैक्सेबल। जैसा मैं तो रिटेल ट्रैवलर हूं, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मेरा कुछ काम है पर्सनल, मुझे जाना है, तो क्या मुझे लेके नहीं जाएंगे? अगर मेरा जीएसटी नहीं होगा, बिल्कुल लेके जाएंगे। तो इसलिए क्लियरली बोला उसने कि वो रेसिपिएंट होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है, नोट होना चाहिए, हो सकता है। इट शुड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। 2 या 2 से ज्यादा सर्विसेज होनी चाहिए। द कॉम्बिनेशन शुड बी नेचुरली बंडल्ड and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business. उसके बाद क्या बोलता है? The supplied in conjunction means that they should be occurring in the same point in time and space. अब ऐसा भी नहीं हो सकता एक सर्विस आज एक सर्विस बाद में, एक सर्विस यहां पे एक सर्विस वहां पे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कहता है सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन एंड स्पेस में होना चाहिए। आउट ऑफ 2 नेचुरली बंडल सप्लाईज 1 शुड बी अ प्रिंसिपल सप्लाई। एक तो प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं एक और, कहता है जब सामान आपके पैक होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं इंश्योरेंस के साथ, इंश्योरेंस के साथ, तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो है ना, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, जो सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है। पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस ये आपके मतलब एडिशनल सप्लाईज हैं। So supply of goods is a principal supply, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जो प्रिंसिपल सप्लाई एक तो हो गई, और उसके अलावा जो है वो ऑक्सिलरी सर्विसेज होती हैं, सपोर्ट सर्विसेज आपकी कहलाती हैं, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। आप ये ध्यान रखिए,
मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई में आपका क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आना है, पक्का आना है बेटा, ध्यान रख लीजिए। मिक्स सप्लाई, जैसे आपको मैंने क्या बताया, एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का भी बनता है, ठीक है। तो इस पे आपको खास ध्यान देना है। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी चीजों को ध्यान नहीं देना है, बाकी सब भी पढ़ना है। मान लो इस बार कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं आया तो क्या करोगे, तो पढ़ना सब कुछ है, हाँ, बस इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देनी है, बस वो वाला मेरा कहने का तात्पर्य है। कोई डाउट बेटा? क्या कर रहे थे, हाँ, कोई डाउट बेटा? कौन सा वाला एग्जाम्पल बेटा, फ्लाइट वाला या सब गुड्स की सप्लाई वाला, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान, या फिर एक जगह से सामान दूसरी जगह मूव हो रहा है? अरुणा बेटा कौन सा वाला एग्जाम्पल? अरुणा बेटा जल्दी बताओ वरना फिर आगे चलते हैं। पैकिंग वाला, देखिए बेटा, सामान आपका दिल्ली से मुंबई जाना है ट्रक में, ठीक है, ट्रक में सामान जाना है, तो ट्रक में क्या होगा, आपका सामान सप्लाई हो रहा है, आप सामान की पैकिंग करेंगे ना? मत करिए पैकिंग, किसने बोला पैकिंग करने के लिए, मत करिए ना। लेकिन आप क्या बोलोगे, नहीं सर अगर नहीं करेंगे तो सामान डैमेज हो जाएगा ना, है ना? तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मान लो सर चोरी हो गई तो इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो इंश्योरेंस भी हो जाता है, ठीक है। या फिर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर आप लोगों ने कभी भी IRCTC की वेबसाइट से या ऐप से अपनी रेलवे की टिकट बुक करी होगी, तो इंश्योरेंस मैंडेटरी आता है, इंश्योरेंस आता ही आता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इंश्योरेंस वो आपको अपना भी दे रहे हैं उसी प्राइस के अंदर, तो वो क्या हुआ, दैट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, दैट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। जैसे ही आप सामान को यहां से वहां भेज रहे हैं तो सामान का इंश्योरेंस भी होता है, पैकिंग भी होती है, आप उसके अंदर एक गार्ड भी बिठा सकते हैं, बिठाते हैं, जो जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है वो बोलता है कि सर हम एक गार्ड भी देंगे। तो अल्टीमेटली पर्पज क्या है, और हम आपसे एक पैसा लेंगे, विच 2 लाख रुपए लेंगे हम आपसे, लेकिन कोई किसी का कोई ब्रेकअप नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये इसके पैसे अलग हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। सामान जा रहा है, सामान है, पैकिंग है, इंश्योरेंस है, सेफ्टी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी मैंने बताई थी आपको कि वो सब चीजें आपकी कवर हो जाती हैं ऐसे, कि पैकिंग भी हो जाएगी, इंश्योरेंस भी हो जाएगा और सामान आपका पहुंच भी जाएगा। तो मेन टारगेट क्या है, सामान को पहुंचाना, और उसके साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, ठीक है। कुछ मिक्स सप्लाई के एग्जांपल देखते हैं। अ गिफ्ट पैक कंप्राइजिंग ऑफ कैंड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, एडिटेड ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स जूस सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस, जो मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था कि गिफ्ट पैक के अंदर आपके फूड्स होते हैं सप्लाई, स्वीट्स होती है, चॉकलेट्स, केक्स, एक पूरा बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल आंसर क्या है, इट इज एन एलिमेंट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सप्लाई एज ऑल दीज गुड्स कैन बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एग्जाम्पल 4.5, rent deed executed for renting of the different floor of the building, one for residence and another for commercial purpose of the same to the same person। अब एक बंदे ने रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया और उसको 2 फ्लोर दिए, एक फ्लोर दिया है रहने के लिए, एक फ्लोर दिया है बिजनेस करने के लिए। तो क्या वो जरूरी है कि दोनों फ्लोर ही लेने हैं? आप अलग अलग भी रेंट कर सकते हैं, किसी और को, एक किसी और को कर दीजिए, किसी और को कर दीजिए। तो अल्टीमेटली क्या है, इसको बनाया, इसको मिक्स किया जा रहा है, ये मिक्स है नहीं, इसको मिक्स किया जा रहा है, इसलिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सप्लाई।
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। जो मैंने आपको अभी बुर्ज खलीफा का एग्जांपल दिया था, जो मुंबई में बना रहे थे हम, कहाँ गया? अरे बेटा, मैंने अभी एक बुर्ज खलीफा बनाया था ना, कहाँ गया? इसमें है क्या? आई डोंट नो कहाँ चला गया मेरा बुर्ज खलीफा, छोड़िए। तो जो बुर्ज खलीफा हम बना रहे थे बेटा, उसमें क्या था? सामान भी चाहिए और लेबर भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। वो हमारा इधर कवर हो जाता है। और रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप खाना कंज्यूम करते हैं, खाना कंज्यूम करते हैं, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए आपका शेफ बैठा हुआ है। आपको वो आपके अंदर किचन से लेकर के आपकी टेबल तक खाना लेके कौन आ रहा है? वेटर लेकर के आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? गुड्स भी इन्वॉल्व है एंड सर्विसेज भी इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली ये दो एग्जांपल है जहां पे गुड्स और सर्विसेज आपके सिलेबस में जो है वो कवर्ड है, कि जहां पे गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर्ड है। तो गुड्स, बिल्डिंग के केस में कौन सा क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और रेस्टोरेंट में आपका भी एग्जांपल आता कवर होता है। अब देखते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, ध्यान से सुनना, बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी फैब्रिकेशन के लिए, कंप्लीशन के लिए। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे वर्ड क्यों दिए गए हैं? बेटा, जो लॉ मेकर है ना, वो स्मार्ट है, लेकिन जो जिसके ऊपर लॉ इंप्लीमेंट होता है ना, वो एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है, विच इज यू एंड मी। हमारे जैसे लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। तो सरकार को फिर इन जैसे सारे वर्ड्स लिखने पड़ जाते हैं कि बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट है फैब्रिकेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीशन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने सारे वर्ड कवर कर लिया। आप कोई भी कवर लेके वर्ड लेके आ जाइए, यहां पे मिल जाएगा। इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या तो बिल्डिंग बना लीजिए, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, उसको फैब्रिकेट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसको तोड़ दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, फिटिंग आउट करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, रिपेयर करनी है, मेंटेनेंस करना है, रेनोवेशन करना है, ऑल्ट्रेशन करना है, या कमीशनिंग करनी है। वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, whether as goods or in some other form, is involved in the execution of such contract। क्या बोलता है? जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे गुड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज जो हैं, ये आपके परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई के। क्यों? इनको अलग अलग नहीं कर सकते ना। नेचुरल है कि क्या बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उसके लिए सामान चाहिए, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो जो नेचुरली बंडल्ड है, दैट इज योर कॉम्पोजिट सप्लाई, और जो आर्टिफिशियली बंडल्ड है, दैट इज योर मिक्स सप्लाई। क्लियर बेटा? क्लियर है? तो ध्यान से समझ लीजिए, जो
आर्टिफिशियली बंडल किया जा रहा है, दैट इज योर मिक्स सप्लाई। जो नेचुरली बंडल्ड है इज योर कॉम्पोजिट सप्लाई। तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना, टू आइडेंटिफाई एनी टाइम वेदर इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, if it is a artificially bundled and each and every joint product can be sold separately with a separate consideration is a mixed supply। और जहां पे वो सेपरेटली नहीं सेल किए जा सकते या फिर वो नेचुरली बंडल्ड उसी तरीके से हैं, वो आपका कॉम्पोजिट सप्लाई होगा। बताइए बेटा, कोई डाउट डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट बेटा? अब जैसे हमने यहां पे देखा कि सर ये तो हो गया, चलो मान लीजिए आपने हमें बता दिया कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है। ये बता क्यों रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं कि जब कॉम्पोजिट सप्लाई होगी और मिक्स सप्लाई होगी, उस टाइम पे जीएसटी किस पे लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा, किस रेट से लगेगा। तो पहले वो बताने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों है क्या। अब आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, सारी चीजें पता है आपको। अब मैं आपको बताऊंगा रेट कैसे लगेंगे, किस अमाउंट पे लगेंगे, ठीक है, वो कॉम्पोजिट है या मिक्स है कैसे पता चलेगा, वो आइडेंटिफाई कर लोगे। अब रेट निकालेंगे कि किस रेट से जीएसटी किस अमाउंट पे लगेगा, ठीक है। तो ये आपका बेस था समझने के लिए कि रेट कैसे निकाला जाएगा, किस चीज पे निकाला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो इसके अंदर अब आपको सब कुछ पता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस स्लाइड कि मूवमेंट और फ्लो क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, टैक्सेबिलिटी क्या होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होती है और कंजंक्शन क्या होता है। यहां पे मैंने आपको ये वाला पॉइंट नहीं बताया है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसका अभी बेस सेटअप नहीं किया आपके लिए। जब बेस सेटअप कर दूंगा फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। ये पेंडिंग है मेरे ऊपर, ठीक है। अब इसमें आपको पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। हाँ, इसको भी ध्यान रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इसमें से भी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से क्लास दी थी आपको लिए, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होता है आपको देखना है कि टैक्स कौन सा वाला लगेगा, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी। यहां पे तो ये हो गया। यहां पे इनपुट वाला केस समझ में आ जाता है, किसका आउटवर्ड है किसका इनपुट इनवर्ड है। यहां पे जीएसटी का कंपोनेंट यहां पे भी आता है, मतलब है तो हर जगह ही, बट किस अमाउंट पे लगेगा वो अब हम अब देखेंगे। अच्छा ये ना मेरा बुर्ज खलीफा, सॉरी मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये बेटा मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारा रेट लगेगा, ठीक है, किस अमाउंट पे लगेगा और किस परसेंटेज से लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप ये वाला सारा रिवाइज कर लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए प्लीज इसको रिवाइज जरूर करिएगा क्योंकि ये सब जो हम पढ़ रहे हैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।